बेन एंड जेरी एक अमेरिकी आइसक्रीम ब्रांड, दुनिया भर में पॉपुलर, लेकिन इजराइल में इसका एक खास महत्व है क्योंकि बेन एंड जेरी यहूदी त्योहारों के हिसाब से अलग अलग फ्लेवर्स बनाता है। जुलाई 2021 में बेन एंड जेरी ने घोषणा की कि वो इजराइल के इलाके वाले वेस्ट बैंक में आइसक्रीम नहीं बेचेंगे। कारण बताया वेस्ट बैंक में इजराइल का अवैध कब्जा। यहाँ पर रोचक बात यह कि बेन एंड जेरी के फाउंडर बेनेट कोहन और जेरी ग्रीनफील्ड दोनों यहूदी हैं और इजराइल समर्थन भी करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि वेस्ट बैंक पर इजरायली सेना ने अवैध कब्जा किया है। इस घोषणा के साथ ही पूरी इजरायली सरकार मोर्चे पर आ गई। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और तब के विदेश मंत्री यायर लापिड ने इसे एंटी सेमिटिज्म का उदाहरण बताया, यानी यहूदी विरोधी। बेन एंड जेरी अपने निर्णय पर अड़ी रही। वेस्ट बैंक में आइसक्रीम की बिक्री रोक दी गई। तो क्या वेस्ट बैंक में आइसक्रीम बिकना बंद हो गई? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। इजराइल के लिए ये मुद्दा सिर्फ आइसक्रीम तक सीमित नहीं था। वेस्ट बैंक में उसके कब्जे को लेकर विरोध की आवाज अक्सर उठती रहती थी, लेकिन एक अमेरिकी कंपनी ऐसा करे खतरे की घंटी थी। फिर क्या हुआ? इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से यूनिलीवर के सीईओ एलन जोब को एक कॉल गया। नफ्ताली ने जोब को गंभीर परिणाम की चेतावनी दी। अब आप सोचेंगे बात बेन एंड जेरी की हो रही थी, तो कॉल यूनिलीवर को क्यों? दरअसल यूनिलीवर बेन एंड जेरी की पेरेंट कंपनी है। साल 2000 में यूनिलीवर ने कंपनी का अधिग्रहण कर दिया था, लेकिन बेन एंड जेरी अपनी पॉलिसी बनाने के लिए आजाद थी। उसने यूनिलीवर से बिना पूछे वेस्ट बैंक में आइसक्रीम की सेल पर बैन लगा दिया। उसका ये फैसला यूनिलीवर के लिए बड़ी मुसीबत था। उसने फाउंडर्स को मनाने की कोशिश की। जब समझाने से बात नहीं बनी तो दंड का इस्तेमाल किया गया। कंपनी के डायरेक्टर्स की सैलरी रोक दी गई। तब भी बात नहीं बनी तो यूनिलीवर ने बेन एंड जेरी की इजरायली आर्म को एक लोकल वेंडर को बेच दिया। अंत में इजराइल को उसकी मनचाही आइसक्रीम मिल गई और आइसक्रीम की लड़ाई यहीं पर खत्म हो गई। आज ये कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं? वजह है वेस्ट बैंक से जुड़ा एक नया कानून, जहां आइसक्रीम के बाद अब प्यार को हथियार बनाया जा रहा है। पूरी कहानी क्या है जानेंगे आज के एपिसोड में। साथ ही नजर डालेंगे इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ी कुछ और खबरों पर भी। इजराइल से बचने के लिए अपने ही नागरिकों को क्यों मार रहा है हमास, और जानेंगे उस महिला के बारे में जो ब्रिटेन की नई सरकार में शामिल होने वाली इकलौती भारतीय हो सकती है। फिलिस्तीनी पत्रकार की मौत पर इजराइल ने क्या नया दावा किया? नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Infinix। किलर डील्स ऑन इन्फिनिक्स स्मार्टफोन सितंबर 11 से सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। 1967 इजराइल के इतिहास में मील का पत्थर साल। क्या हुआ था इस बरस? एक युद्ध हुआ था। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ 3 देश, मिस्र, जॉर्डन और सीरिया। ये युद्ध कहलाया 6 डे वॉर। जब ये जंग खत्म हुई तो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का इलाका इजरायली कब्जे में आ चुका था। वेस्ट बैंक यानी जॉर्डन नदी के पश्चिम में 2400 स्क्वायर किलोमीटर में बसा पहाड़ी इलाका, जहां रहते हैं लगभग 30 लाख फिलिस्तीनी। वेस्ट बैंक के पूरब में है जॉर्डन, बाकी 3 तरफ इजराइल। 1967 के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपने कई इलाके बनाए। ये कहलाते हैं इजरायली सेटलमेंट्स। वहाँ ऐसे करीब 256 सेटलमेंट्स हैं जिनमें करीब 5 लाख यहूदी रहते हैं। इनके अलावा 167 सेटलमेंट्स ऐसे हैं जिनमें फिलिस्तीन के लोग रहते हैं। फिलिस्तीन के हिस्से वाली जमीन पर फिलिस्तीन अथॉरिटी का कानून चलता है। 2 दशक पहले तक पीए पूरे फिलिस्तीन का एकमात्र नुमाइंदा हुआ करती थी। फिर 2004 में पीए के सर्वेसर्वा यासर अराफात की मृत्यु हुई। तब महमूद अब्बास पीए का नया चेहरा बन गए। इस गुट की सबसे बड़ी पार्टी का नाम है फतह। महमूद अब्बास फतह से जुड़े हुए थे। ना तो उनके पास अराफात जैसा सपोर्ट था, ना उनकी ज्यादा स्वीकार्यता थी। इसका फायदा उठाया हमास ने। हमास कट्टरपंथी संगठन है जो इजराइल को मान्यता नहीं देता। साल 2006 में चुनाव हुए, हमास को बहुमत मिला। इस जीत का मतलब था कि वेस्ट बैंक और गाजा दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में हमास का दबदबा होता। फतह ग्रुप इसके लिए हरगिज तैयार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि साल 2007 में हमास और फतह के बीच जंग छिड़ गई। आखिर में समझौते के तहत
ये तय हुआ कि गाजा पर हमास का कंट्रोल होगा, वहीं वेस्ट बैंक पर पीए का। तब से लेकर वर्तमान तक वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी इलाकों पर पीए का शासन चलता है। हमास वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे का खात्मा चाहता है, लेकिन इसके लिए शांति और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहता है। वहीं इजराइल इसे अपनी जमीन बताता है, इसे आधिकारिक तौर पर इजराइल में मिलाने की बात भी करता है। इजराइल लगातार ऐसी कोशिशें करता रहा जिससे उसका वेस्ट बैंक पर कंट्रोल और मजबूत हो। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कैसे एक मामूली आइसक्रीम के चलते उसने यूनिलीवर को झुकने पर मजबूर कर दिया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कुछ दिन पहले ही वो वेस्ट बैंक में विदेशी लोगों की एंट्री के लिए एक नया कानून लेकर आया। पहले समझिए ये कानून क्या कहता है। वेस्ट बैंक में आने वाले किसी भी विदेशी व्यक्ति का अगर किसी फिलिस्तीनी नागरिक से प्रेम संबंध है, शादी या सगाई होने वाली है, तो एंट्री के पहले ये बात डिक्लेयर करनी होगी। इसके अलावा वेस्ट बैंक में रहते हुए व्यक्ति ऐसा कोई रिश्ता बनाता है तो उसे 30 दिन के अंदर इजरायली अधिकारियों को ये बात बतानी होगी, अपने रिश्ते को रजिस्टर कराना होगा। अगर ये जानकारी नहीं दी गई तो 90 दिन के अंदर व्यक्ति का परमिट एक्सपायर हो जाएगा और उसे तुरंत वेस्ट बैंक छोड़ना होगा। रिश्ता रजिस्टर होने के बाद भी परमिट की लिमिट सिर्फ 27 महीनों के लिए बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद व्यक्ति को 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना पड़ेगा। फिलिस्तीन के लोग जो विदेशी पासपोर्ट होल्ड करते हैं, उन्हें पहले से डिक्लेयर करना होगा कि क्या वो वेस्ट बैंक में कोई जमीन खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अब पहले की तरह परमिट ऑन अराइवल नहीं मिलेगा, उन्हें 45 दिन एडवांस में परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। नए नियमों में फिलिस्तीन में पढ़ाई के लिए आने वाले विदेशी छात्रों पर भी रोक लगाई गई। पहले छात्रों की संख्या पर कोई लिमिट नहीं थी। नए नियमों में सिर्फ 100 विदेशी छात्रों का कोटा तय किया गया। ये छात्र सिर्फ पहले से अप्रूव्ड पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे। नए नियमों में फिलिस्तीन के विश्वविद्यालयों में काम करने वाले विदेशी शिक्षकों पर भी 150 की लिमिट लगा दी गई। इजराइल का कहना है नए नियम परमिट मिलने की प्रोसेस आसान कर देंगे, लेकिन साफ है कि नियमों के लागू होते ही विदेशों में रहने वाले फिलिस्तीनियों का भी वेस्ट बैंक में घुसना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही ये कानून सामने आए, दुनिया भर के देशों ने इनके खिलाफ आवाजें उठाने शुरू कर दी। यूरोप के कई देश वेस्ट बैंक में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाते हैं। उन्होंने छात्रों की संख्या पर लिमिट लगाने का विरोध किया। साथ ही प्रेम संबंधों को उजागर करने जैसे दमनकारी नियमों पर इजराइल के सहयोगी देश अमेरिका ने भी आपत्ति जताई। मजबूरन इजराइल को कुछ शर्तों को हटाना पड़ा। नए नियमों में प्रेम संबंध उजागर करने की शर्त को हटा दिया गया। साथ ही छात्रों और शिक्षकों की लिमिट को भी खत्म कर दिया गया। बाकी शर्तें जो कि त्यों लागू होंगी। इजराइल का कहना है कि वो पायलट स्तर पर इन नियमों को 2 साल के लिए लागू करेगा, फिर नियमों की समीक्षा होगी। वेस्ट बैंक के चैप्टर को यहीं पर खत्म कर चलते हैं इजराइल के दूसरे छोर पर स्थित गाजा की तरफ, जहां 5 फिलिस्तीनी नागरिकों को मौत की सजा दी गई है। जैसा कि पहले बताया, गाजा पर हमास का कंट्रोल है। हमास और पीए के बीच कई अंतरों में से एक है सजाए मौत के प्रति उनका नजरिया। साल 2018 में पीए ने सजाए मौत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं हमास 2007 के बाद 33 लोगों को मौत की सजा दे चुका है। ताज़ा मामलों में जिन लोगों को मौत की सजा दी गई, उनमें से 2 को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में मृत्युदंड मिला है। हमास का कहना है कि ये लोग गाजा से काम करने के लिए इजराइल के इलाके में गए और इजराइल को हमास की गुप्त जानकारी दी। यहाँ सवाल उठता है कि हमास इजराइल के इलाके में लोगों को जाने ही क्यों देता है। इसके पीछे हमास की अपनी मजबूरी है। फिलिस्तीन में बेरोजगारी दर 40% के आसपास है, इसलिए फिलिस्तीनी नागरिकों को रोजगार के लिए इजराइल जाना पड़ता है। हमास को डर है कि अगर इन लोगों को इजराइल जाने से रोका गया तो उसके खिलाफ विद्रोह भड़क जाएगा। उसकी एक आशंका यह भी है कि इजराइल इन लोगों का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। इसी के चलते उसने इजराइल के एंट्री पॉइंट पर बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं, जिनमें इजराइल की मदद करने वालों को चेतावनी दी गई है। दूसरी तरफ इजराइल ने वर्क परमिट की संख्या में इजाफा किया है। पिछले 1 साल में गाजा से इजराइल जाने वाले लोगों की संख्या दोगुनी हुई है। इजराइल को लगता है कि ऐसा करने से हमास हमला करने से बचेगा। हमास भी इस बात को अच्छे से जानता है। इसीलिए जब पिछले महीने फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद और इजराइल के बीच मुठभेड़ हुई तो हमास उससे अलग ही रहा। PIJ की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो दुनियादारी के एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इजराइल से जुड़ी आखिरी खबर। कुछ दिन पहले हमने दुनियादारी में आपको अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह की कहानी सुनाई थी। इसी साल मई में शिरीन इजरायली फौज का ऑपरेशन कवर कर रही थी जब गोली लगने से उनकी मौत हो गई। इस मामले में अल जजीरा ने दावा किया था कि शिरीन की मौत के लिए इजरायली सेना जिम्मेदार है, जिसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जांच का वादा किया था।
सोमवार को आईडीएफ ने जांच की रिपोर्ट पेश की। आईडीएफ ने माना कि इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि शिरीन की मौत इजरायली सेना की गोली लगने से हुई हो। हालांकि अपने दूसरे बयान में आईडीएफ के सैन्य वकील ने कहा कि इस केस में किसी भी सैनिक पर कोई कानूनी कार्रवाई करने की मंशा नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आईडीएफ के प्रवक्ता से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि शिरीन को गोली मारने का कारण क्या था, क्योंकि जब शिरीन को गोली मारी गई उस समय वहां कोई मिलिटेंट मौजूद नहीं था। इस पर आईडीएफ अधिकारी ने जवाब दिया, हमारा अनुमान है कि शिरीन के आसपास के क्षेत्र में आतंकवादी थे। हो सकता है वे उसके बगल के 1 मीटर में ना हों, लेकिन वे उस क्षेत्र में थे। हालांकि इस दावे के समर्थन में आईडीएफ ने कोई सबूत नहीं दिया। आईडीएफ प्रवक्ता ने इसके बाद कहा कि गोली चलाने वाला सैनिक अपनी गलती की माफी चाहता है और मैं भी इस घटना के लिए माफी चाहता हूं। अल जजीरा ने इस खुलासे पर क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। अल जजीरा ने आईडीएफ जांच की निंदा की है। उनकी तरफ से बयान में कहा गया कि जांच में 100 दिनों से ज्यादा की देरी होना यह दिखाता है कि आईडीएफ शिरीन की हत्या की जिम्मेदारी से बचने के लिए बहाना बना रहा है। इजराइल फिलिस्तीन की बात को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं बड़ी खबर के दूसरे हिस्से पर। ब्रिटेन में इलेक्शन के खात्मे के साथ ही नई कैबिनेट को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इस कैबिनेट में गृह मंत्री पद के लिए भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन का नाम सबसे आगे है। बताया ये जा रहा है कि लिज ट्रस ने अपनी कैबिनेट की टॉप टीम तय कर ली है। वह सुएला को गृह मंत्रालय सौंप सकती हैं। जानते हैं कौन है सुएला ब्रेवरमैन और क्या है उनका भारत से खास कनेक्शन। 3 अप्रैल 1980 को सुएला ब्रेवरमैन लंदन के हैरो टाउन में पैदा हुई। उनके पिता गोवा के रहने वाले थे। उनकी मां का जन्म मॉरिशस के तमिल परिवार में हुआ था। सुएला की पैदाइश से 20 साल पहले उनके माँ बाप ब्रिटेन में आकर बसे थे। सुएला की परवरिश वेम्बले शहर में हुई। प्राइमरी की पढ़ाई उन्होंने यूक्सेंडन मैनर प्राइमरी स्कूल से पूरी की। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ऐसा ही कुछ सुएला के साथ भी था। पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि राजनीति की तरफ दिखने लगी थी। जब उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज के क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया, इस दौरान वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कंजर्वेटिव एसोसिएशन से जुड़ी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कंजर्वेटिव एसोसिएशन का सीधा संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से तो नहीं था, लेकिन विचारधारा का झुकाव उसी तरफ था। आगे सुएला छात्र राजनीति में अपनी पैठ बनाने लगी। जल्द ही वो एसोसिएशन की अध्यक्ष बन गई। सुएला पढ़ाई में तेज थी। उन्होंने कई स्कॉलरशिप्स हासिल की, जिनकी बदौलत वो पहुंची फ्रांस के पैथियन सोरबोन विश्वविद्यालय में उन्होंने यूरोप और फ्रांस के कानून की पढ़ाई की, मास्टर्स डिग्री हासिल की। सुएला के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई 2003 में। ब्रिटेन के ब्रेंट शहर में इलेक्शन होने थे। कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट की एक लिस्ट जारी हुई। लिस्ट में सुएला का नाम पहले से मौजूद था, लेकिन सुएला ये चुनाव नहीं लड़ना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी मां उमा फर्नांडिस को खड़ा किया। उनके लिए कैंपेनिंग शुरू कर दी। सुएला की कैंपेनिंग ऐसी थी कि इस पर सबकी नजर पड़ी। कैंपेनिंग की चर्चा इतनी बढ़ी कि उन्हें गार्जियन अखबार ने बातचीत के लिए बुलाया और द रोड टू नंबर 10 नाम के आर्टिकल में जगह दी। इस चुनाव में सुएला की मां उमा की जीत हुई और वो पार्षद बनी। फिर आया साल 2005। ब्रिटेन में आम चुनाव होने थे। सुएला ने लिसेस्टर ईस्ट सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन नाकाम रही। इसके बाद 2010 में उन्होंने बैक्सेल की सीट से अपनी किस्मत फिर आजमाई, लेकिन फिर से नाकाम रही। सुएला ने अपना पहला चुनाव 2015 में जीता और वो फेरम सीट से सांसद चुनी गई। 2015 से 2017 तक सुएला ने एजुकेशन सेलेक्ट कमेटी में काम किया। इस कमेटी का काम देश की शिक्षा से जुड़ी पॉलिसी बनाना होता है। सुएला ब्रेक्जिट की समर्थक भी रही हैं। साल 2020 में बोरिस जॉनसन सरकार के दौरान उन्हें अटॉर्नी जनरल का पद मिला। सुएला का राजनीतिक करियर वैसे तो साफ सुथरा रहा है, लेकिन हाल ही में अपने एक बयान को लेकर वो विवादों में घिर गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि जो बच्चे अपना लिंग बदलना चाहते हैं उन्हें ब्रिटेन के स्कूलों में अलग से माहौल उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही ऐसे बच्चों पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि उन्हें किसी अलग नाम से बुलाया जाए या वे अलग ढंग के कपड़े पहने। उनके इस बयान ने ब्रिटेन में काफी सुर्खियां बनाई। कई स्कूल्स की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। ब्रिटेन के लेफ्ट खेमे में भी इसको लेकर काफी आलोचना हुई थी। इसी साल बोरिस जॉनसन प्रकरण के बाद सुएला ने भी पीएम पद के लिए दावेदारी पेश की थी, लेकिन दूसरे राउंड में ही बाहर हो गई। इसके बाद उन्होंने लिज ट्रस के लिए समर्थन का ऐलान कर दिया। जानकारों का मानना है कि सुएला को इसका फायदा मिलने जा रहा है और वो ब्रिटेन की अगली गृह मंत्री बनने जा रही हैं। हालांकि अभी नई कैबिनेट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुएला का कैबिनेट में शामिल होना लगभग पक्का है। संभव है कि नई कैबिनेट में वो इकलौती भारतीय हों। इससे पहले भी गृह मंत्री के पद पर एक भारतीय को बैठाया गया था। गुजराती मूल की प्रीति पटेल पिछली सरकार में गृह मंत्री थी। इसी के साथ आज का दुनियादारी समाप्त होता है। उम्मीद है कल आपसे मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि।
लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।